एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री ई-लर्नर्स। माय सेल्फ इज गौरी। हम अभी क्या कर रहे हैं? हम अभी दैट इज द सरफेस केमिस्ट्री, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। इस सरफेस केमिस्ट्री में हमें आज का देखना है केमिसॉर्प्शन किसे कहते हैं, फिजिसॉर्प्शन किसे कहते हैं। ये कुछ टर्म्स हमें आज क्या करने हैं, अच्छे से सीखने हैं। बिफोर दैट गोइंग टू द स्टार्ट टूडेज लेक्चर, मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप उसे शेयर कर देना, अपने दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप कर ना देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हो तो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट सकता है। सो चलो फिर आज के लेक्चर की हम स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको कल क्या एक्सप्लेन किया था, थर्मोडायनामिक्स ऑफ द एडसॉर्प्शन एंड उसके बाद एब्सॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको कल बताया था। आज हम क्या करेंगे, हम एब्सॉर्प्शन किसे कहते हैं, देन उसके बाद एब्सॉर्प्शन के टाइप्स क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। केमिसॉर्प्शन किसे कहते हैं, फिजिसॉर्प्शन किसे कहते हैं वो आज हमें देखना है। तो चलो फिर हेडिंग डाल लेते हैं, केमिसॉर्प्शन एंड द फिजिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन एंड द फिजिसॉर्प्शन। ओके जी, यस। फिजिसॉर्प्शन को कभी कभार फिजिकल एडसॉर्प्शन भी कह दिया जाता है। एडसॉर्प्शन, they have two types, केमिसॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन एंड द फिजिसॉर्प्शन। फिजिसॉर्प्शन इसे क्या कह देते हैं, केमिकल एब्सॉर्प्शन भी कह देते हैं, केमिकल एब्सॉर्प्शन। एंड इसे क्या कह देते हैं, फिजिकल एब्सॉर्प्शन। इसे क्या कह देते हैं, फिजिकल एब्सॉर्प्शन। यस, आई होप आपको इतना क्लियर होगा जी। क्या बताया मैंने आपको, केमिसॉर्प्शन किसे कहते हैं एंड फिजिसॉर्प्शन किसे कहते हैं। अगर आप बात करो केमी का मीनिंग क्या है आपके पास, यानी कि कोई ना कोई आपके पास क्या है, यहाँ पर केमिकल है, कोई ना कोई क्या है जी, केमिकल है। यानी कुछ ना कुछ आपके पास क्या हो रही है, यहाँ पर बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो रही है। आप उसे तब क्या कहते हो, केमिसॉर्प्शन कह देते हो। ओके, फिजिकल की बात क्या है, यानी कि वहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन एक फिजिकल सरफेस पर, यानी कि एक सरफेस पर यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोसेस अट्रैक्शन है। दैट इज द कौन सा अट्रैक्शन है, ये सिंपल सा वंडरवॉल अट्रैक्शन है। इस तरह से हम उसे कह सकते हैं। ओके जी, कैसा है, वीक वंडरवॉल अट्रैक्शन है इसका इस पर। ओके जी, उसके बाद अगर हम बात करें और इसमें क्या क्या हो सकता है। अब जब केमिसॉर्प्शन यहाँ पर क्या है, हमारे पास बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी। वहाँ पर फिजिसॉर्प्शन पर कोई बॉन्ड बन रहा है क्या, नहीं, वहाँ पर क्या है, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दैट इज द कौन सा, वो भी वीक वंडरवॉल फोर्स। सिर्फ और सिर्फ अगर फोर्स का अट्रैक्शन होगा तो हमें बॉन्ड ब्रेक करने की जरूरत होगी क्या। अगर बॉन्ड हमें ब्रेक भी करना होगा तो बहुत जल्दी वहाँ पर बॉन्ड ब्रेक भी हो जाता है। ओके, उसके बाद और किसकी बात करते हैं हम, कि यहाँ पर जो कुछ भी एंथैल्पी लगेगी, यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ डिसॉर्प्शन इज लेस, एंथैल्पी ऑफ डिसॉर्प्शन इज मोर। ओके जी, ये जो कुछ भी फिजिकल एब्सॉर्प्शन है वो क्या हमारे पास नॉन स्पेसिफिक है। केमिसॉर्प्शन कैसा है, स्पेसिफिक है। देख लो अब स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक की क्या कंडीशन है आपके पास। अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास क्या है, फिजिसॉर्प्शन, कोई भी ऐसा इसके पास क्या है, स्पेसिफिसिटी नहीं है। देख लो अब, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने मेटल का सरफेस लिया है, इस पर यहाँ पर गैस आकर बैठ सकते हैं, कोई भी गैस का मॉलिक्यूल हो। ऐसा नहीं कि ये N2 है तो ये सारे के सारे N2 रहने चाहिए, H2, Cl2, कोई भी आकर यहाँ पर बैठ सकता है, इसे चिपक सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं केमिसॉर्प्शन की, यहाँ पर कोई भी नहीं अटैक कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ मेटल का एक सरफेस है, यहाँ पर एक सरफेस आया है, इसने इस सरफेस के साथ क्या फॉर्म किया है, आयोनिक बॉन्ड। क्या फॉर्म किया है, आयोनिक बॉन्ड। जब ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है तो आयोनिक बॉन्ड सारे के सारे स्पीशीज तो फॉर्म नहीं कर सकते। कौन आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल अब कार्बन +4 में तो एग्जिस्ट नहीं हो सकता। यस, कार्बन के +4 के कंपाउंड हमारे पास एग्जिस्ट है,
लेकिन फॉर एग्जाम्पल CH4 यहाँ पर -4 एंड +4 ये कंपाउंड में शो करता है, लेकिन कार्बन +4 नहीं बना सकता। कार्बन ये +4 किस तरह से बनाता है? कोवैलेंट बॉन्डिंग से। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? आयोनिक बॉन्ड के चाहिए, या फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अगर होंगे वो, तो हमारे पास वो अच्छे से अच्छा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ये उसकी क्या है? स्पेसिफिसिटी है। ये इसका क्या है? इसका स्पेसिफिक नेचर है। ये क्या है? उसका स्पेसिफिक नेचर है। ओके, उसके बाद अब मैं क्या कहती हूँ, फिजिक्स ऑप्शन क्या है? ओनली मोनोलेयर है। फिजिक्स ऑप्शन क्या होता है आपके पास? ओनली इट इज द फिजिक्स ऑप्शन आपके पास क्या है? मल्टी लेयर में फॉर्म होता है। यानी कि जब आप शादी के लड्डू इस तरह से पैक होते हैं, देख लो ये इस तरह के है। यस, ये क्या हो गया? इसके लेयर्स पर लेयर पर लेयर क्या हो रहे हैं? आपके हो रहे हैं। ओके, तो ये क्या है आपके पास? मल्टी लेयर है। क्या है? ये आपके पास मल्टी लेयर में आ जाता है। लेकिन केमिस्ट ऑप्शन पर मल्टी लेयर नहीं है, नो मल्टी लेयर, नो मल्टी लेयर। यहाँ पर मल्टी लेयर फॉर्म नहीं होते, यहाँ पर क्या फॉर्म होते हैं? मोनोलेयर यहाँ पर फॉर्म होते हैं। अगर हम बात करें मोनोलेयर की, तो यहाँ पर क्यों मोनोलेयर? ये है मेटल का सरफेस, फिर से ये मेटल का सरफेस मैंने लिया है। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ये पूरे इस तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। इसके जो कुछ भी साइड्स है वो सारे के सारे क्या है? यहाँ से पैक आउट हो चुके हैं। ये क्या है? उसके सिर्फ और सिर्फ मोनोलेयर। इस सेंटर रिमेनिंग वॉइड में मॉलिक्यूल आ सकता है, लेकिन वो सरफेस के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाता। वो किसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है? इस वाले मॉलिक्यूल के साथ। इन दोनों के बीच बॉन्डिंग हो सकती है, तो क्या आप इसे एडसॉर्प्शन कह सकते हो? नो। एडसॉर्प्शन क्या बताया था? एट द सरफेस, एट द इंटरफेस और एट द बाउंड्री, और एट द बाउंड्री ऑन द सरफेस। ये क्या हो गया? उसके इनसाइड द सरफेस हो गया। इसलिए हमारे पास केमिस्ट ऑप्शन क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ मोनोलेयर ही शो करता है। इतनी बातें क्लियर है जी? यस, इतना क्लियर है। ओके, उसके बाद अब और क्या पॉइंट्स है हमारे पास? यस, अगर आप कर्व की बात करोगे, अगर हम बात करें फिजिक्स ऑप्शन में गैस के बारे में, तो ये क्या है आपके पास? x/m है, एंड ये क्या है आपके पास? टेम्परेचर है। x/m एंड टेम्परेचर के बीच का ग्राफ। अब एग्जैक्टली x/m क्या है वो मैं आपको कहाँ पर बताऊंगी? फ्रेंडलिच आइसोथर्म में। अगर किसी को जानना है तो क्या है ये? कितना एडसॉर्प्शन होता है, एडसॉर्प्शन का रेट क्या है, एडसॉर्प्शन कितना होता है, ये वो क्या करता है? शो कर देता है। ये ग्राफ में किस तरह से जाएगा? इस तरह से जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है? यस, ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है, यानी कि क्या शो कर रहा है? टेम्परेचर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने कल भी बताया था आपको कि एडसॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। देखो यहाँ आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपका एडसॉर्प्शन कहाँ पर ज़्यादा है? ये आपका ज़्यादा का कर्व है। कहाँ पर ज़्यादा है? एट द लो टेम्परेचर आपका एडसॉर्प्शन ज़्यादा है। तो ये वाला इस लाइन से आप ग्राफ उसका ड्रॉ कर सकते हो। अब केमिस्ट ऑप्शन में देखो क्या होता है इसके ग्राफ के बारे में। x/m के वर्सेस t के बारे में ग्राफ बनाऊंगी। ये ग्राफ कुछ इस तरह से इस तरफ जाता है। ये यहाँ पर इंक्रीज है, यानी कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इतनी एनर्जी लगी। सबसे पहले इस एनर्जी को क्या कहते हो आप? दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपकी कौन सी एनर्जी है? ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन मीनिंग, एक्टिवेशन का मतलब क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हो? फॉर एग्जाम्पल, कोई रिएक्टेंट मैंने लिया है, उसे मुझे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। जब रिएक्टेंट आप में पे कुछ रिएक्शन करेंगे तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए। इसीलिए जब ये रिएक्टेंट यहाँ तक पहुँचते हैं तो इनके लिए वो एनर्जी आ जाती है, एंड आफ्टर दैट वो धीरे धीरे करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो उसकी क्या है? वो क्या कहते हैं उसे? एक्टिवेशन एनर्जी हम उसे कह देते हैं। केमिस्ट ऑप्शन में एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, इस तरह से आप लिख सकते हो, एनर्जी इज नीडेड। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आप सभी को अब? यस, फटाफट से हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। ओके जी, अब हम बात कर लेते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स की। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं?
फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द एब्सॉर्प्शन, किस किस तरह के फैक्टर्स हमारे पास दिखाई देते हैं ऑन द एब्सॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैंने कुछ यस बेस्ट एग्जाम्पल, हाँ आपने कभी गुड़ को मेल्ट किया है गैस पर? यस, आप क्या करना है, एक बहुत अच्छा खासा बड़ा पीस लेना गुड़ का एंड कुछ छोटी पाउडर कर कर उसकी कुछ गुड़ की पाउडर कर कर ले लेना। आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो आपका बारीक कटा हुआ गुड़ है वो क्या करता है, अच्छे से फास्ट मेल्ट होता है। क्यों फास्ट मेल्ट होता है? क्योंकि वो जो उसका सरफेस एरिया है वो क्या है, कम है, यानी कि उस पर जो कुछ भी एक्शन होगी वो फास्ट हो जाएगी। यानी कि अगर हम उसका सरफेस एरिया हमारे पास अच्छा खासा उसका बनता है तो वो उसके एक्शन पर बहुत अच्छे से इफेक्ट करता है हमारे पास। ओके, आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। यस, अब हम क्या करते हैं, उसके सरफेस एरिया के बारे में हम बात करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल सिलिका जेल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई नए शूज या फिर कोई नई बॉटल अगर लाई होगी तो आपको उसका एक पैकेट मिलता है, उसमें कुछ बारीक बारीक छोटे छोटे आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स है, कुछ एटम्स है, वो क्या है आपके पास, वो सिलिका जेल है। क्या फंक्शन है उसका? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई नई बॉटल लाई है और फिर वो मिल्टॉन की वगैरह हम लाते हैं उस तरह से, तो उसमें क्या हमें वो पैकेट मिलता है। वो पैकेट क्या करता है, आजू बाजू का जो कुछ भी मॉइस्चर है वो उसे एब्सॉर्ब करता है। जब वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है तो यानी कि वो बॉटल में कुछ स्मेल वगैरह नहीं आएगी। आप लेदर के शूज वगैरह भी लेते हो तो उसमें भी कभी कभार वो आपको मिल जाती है, क्योंकि लेदर के ऊपर अगर कोई मॉइस्चर आ जाए तो वो लेदर के शूज खराब हो जाते हैं। ये आपका सिलिका जेल है। उसके बाद आपने एक्टिवेटेड चारकोल देखा है क्या कभी? एक्टिवेटेड चारकोल भी यही काम करता है। एक्टिवेटेड चारकोल की अगर आप बात करोगे तो उसका बहुत अच्छा फंक्शन है। वो क्या करता है, उस पर क्या है, बहुत सारे पोर्स है एंड इस पोर्स के कारण वो बहुत अच्छे से एब्सॉर्ब कर लेता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, इसके पास सरफेस एरिया है। इसीलिए आपने अगर एब्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन से अगर आपने पढ़ा है, एब्सॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन, जस्ट मिनट, वेयर इज माय कपड़ा, जस्ट मिनट गाइस, यस मैं आपको क्या बता रही थी, एब्सॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन, एब्सॉर्प्शन इन द सॉल्यूशन। अब कुछ लोग कहेंगे कि एब्सॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ क्या है, सॉलिड के लिए ही है, लेकिन नहीं, एब्सॉर्प्शन हमें सॉल्यूशन में भी दिखाई पड़ता है। इस एब्सॉर्प्शन की हम बात कर लेंगे, जस्ट मिनट गाइस। आई होप आपने दनादन लाइक्स दे दिए हैं, अपने दोस्तों के साथ अच्छे से दोस्ती भी कर रही होगी आपने शेयर करके। ये क्या है, कंटेनर लिया है मैंने, इसमें मैंने CH3COOH भर दिया है। ये क्या है आपका पूरा का पूरा CH3COOH है। किसका सॉल्यूशन है आपके पास? CH3COOH है, ये सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH है। ओके जी, एंड यहाँ पर मैंने एक क्या रख दिया है, दिस इज आपका क्या है, ये चारकोल है। क्या है आपका, ये मैं इसे पूरा ब्लैक कर देती हूँ। ये क्या है आपका, नॉट ओनली चारकोल, ये क्या है आपका, एक्टिवेटेड चारकोल है। एक्टिवेटेड चारकोल है ये। अब ये जो चारकोल है इस पर बहुत सारे स्मॉल पोर्स है, दे हैव द स्मॉल पोर्स। इस स्मॉल पोर्स की वजह से क्या होता है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, एंड ये पूरे सॉल्यूशन को अपने ऊपर क्या कर देता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। देखो आप किस तरह से एब्सॉर्ब करता है ये। यस, वो भी बताऊंगी मैं, डोंट वरी। यस, आई डोंट नो इस पर ये बैठेगा या नहीं। यस, देखो इस तरह से उसने क्या किया है, जो कुछ भी हमारा रेड सॉल्यूशन था उसने क्या किया है, यहाँ पर एब्सॉर्ब कर लिया है। ये यहाँ पर एब्सॉर्प्शन, उसका पूरा बहुत सारा सॉल्यूशन उसने क्या किया है, एब्सॉर्ब किया है, तो यहाँ का सॉल्यूशन क्या होगा, कम भी हो जाएगा। देखो कितना सॉल्यूशन इसे एब्सॉर्ब कर लिया है।
कुछ समय के बाद हमें ये पूरा इस तरह से देखने को यहाँ पर मिलता है। इतना अच्छा ये क्या है, हमारे पास एक सॉल्यूशन को एब्सॉर्ब करने की ताकत रखता है। इसे क्या कहते हैं हम? एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन इन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं हम? एब्सॉर्प्शन इन द सॉल्यूशन। ये आपको बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया है। इसे क्या कहते हैं? एब्सॉर्प्शन इन द सॉल्यूशन। ओके जी। अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ और सिर्फ जो कुछ भी फेनोमेनॉन होती है एब्सॉर्प्शन की, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होती है, तो आपके पास ये सेंटेंस क्या है? पूरा का पूरा गलत है। एब्सॉर्प्शन इट टेक्स प्लेस इन द सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज द गैस, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल तो इस सरफेस पर आकर बैठ रहे हैं, चिपक रहे हैं। ओके, यस, क्लियर है जितना? डन। ओके मैम। अब हम बात करेंगे किसकी? मैम अब और क्या रिमेनिंग है जी? अब फैक्टर्स में हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया नेचर ऑफ द एडसॉर्बेट। अब इस नेचर ऑफ एडसॉर्बेट में बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, वो आ जाता है आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, ये क्रिटिकल टेम्परेचर आपने टर्म में भी इसमें अच्छे से आपने स्टडी की है तो स्टेट्स ऑफ मैटर में ये आपने चीज़ ज़रूर देखी होगी, स्टेट्स ऑफ मैटर में। ओके जी। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है मैं आपको कभी और एक दिन एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि उसमें बहुत वक्त जा जाएगा। सिंपल याद रखना, इस क्रिटिकल टेम्परेचर को TC से डिनोट करते हैं। किससे? TC से। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, इफ more the critical temperature, if more the critical temperature, then more the adsorption, then more the adsorption। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर उसका मोर है तो इसका एडसॉर्प्शन भी क्या है? मोर है। एडसॉर्प्शन इज द मोर। ओके जी, इतनी बात क्लियर है आपको? आप चाहे तो इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। दिस TC इज इक्वल टू 8A डिवाइडेड बाय 27 RB। 8A डिवाइडेड बाय 27 RB। यहाँ पर आपके पास AB क्या है? वंडरवॉल अट्रैक्शन, वंडरवॉल कांस्टेंट of attraction and this is the van der Waal constant of repulsion। R के बारे में तो आप जानते हो, ये क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आप सिर्फ इसे गैस कांस्टेंट भी लिखते हो तो चलेगा, गैस कांस्टेंट। इतनी बातें क्लियर है? आप यहाँ पर देख सकते हैं TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A। इतनी बातें क्लियर है जी आपको? मेरे ख्याल से आपको इतनी सारी बातें क्लियर होनी ही चाहिए। यस। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? मैंने आपको टेम्परेचर का केस तो बता दी है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, डिसॉर्प्शन इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, एडसॉर्प्शन इंक्रीजेस, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एडसॉर्प्शन। आज है मेरी चौथी बारी है आपको ये बताने की। ये अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आपको कोई भी बात समझ में आ जाएगी। यस, इतनी बातें क्लियर है सबको? बहुत कुछ नई चीज़ें पढ़ी है, बहुत कुछ जो हमने पढ़ी थी उसके भी रिवाइज हो चुका है यहाँ पर। क्लियर? डन। अब बात करते हैं आइसोथर्म, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। ओके जी। अब ये क्या है? आइसोथर्म। आपने आइसोकोरिक, आइसोबारिक ये नाम सुने होंगे, उसी तरह से क्या है? आइसोथर्म। अब मुझे बताएंगे आइसो का मीनिंग क्या है एंड थर्म का मीनिंग क्या है? आइसो का मीनिंग क्या है? थर्म का मीनिंग क्या है? मेरे ख्याल से आइसो का मीनिंग होता है सेम, यानी कि हम इसे कांस्टेंट। उसके बाद थर्म का मीनिंग क्या है? आई थिंक ये हीट से टेम्परेचर से रिलेटेड है। किससे? हीट या फिर टेम्परेचर से रिलेटेड है। यस, इतनी बात क्लियर है? आइसोथर्म यानी कि ऐसा ग्राफ जब क्या कांस्टेंट है आपके पास? उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। उसका क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस ग्राफ को क्या कहते हो? एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ये क्या है आपके पास? एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है। ये ग्राफ हम आज के लेक्चर में देख लेंगे। यस, अभी हमारे पास थोड़ा सा वक्त है और कुछ नहीं, 5-7 मिनट दे दो, मैं आपका यहाँ पर ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर
करवा दूंगी। ओके, अब मैंने आपको यहाँ पर ग्राफ बनाई थी, एक्स बाई एम क्या है वो बताने का सही वक्त आ चुका है। यस, यस, चलो अब जो एक्स ऑप्शन है ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि वो मल्टी लेयर में हो रहा है। मल्टी लेयर में हमारे पास वो एक्स ऑप्शन हो रहा है। ये ग्राफ है, उसका ग्राफ अच्छे से बनाना, उसका एक्स बाई एम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। एक्स बाई एम क्या है, एक्स एम क्या है, एंड टी तो आपको पता है टेम्परेचर है। एक्स बाई एम की क्या कहानी है, एक्स बाई एम अमाउंट ऑफ द एडसॉर्प्शन। एक्स बाई एम क्या है, अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन। एक्स क्या है, एम क्या है, एक्स इट इज द मास ऑफ द एडसॉर्बेट, मास ऑफ द एडसॉर्बेट, मास ऑफ एडसॉर्बेट, एंड एम क्या है, मास ऑफ एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेंट। ये बातें अब क्लियर हो गई होगी आपको। देखो ग्राफ किस तरह से बनता है इसका, 3 कलर से ग्राफ बनाऊंगी मैं। एक ही ग्राफ है लेकिन 3 कलर से फॉर्म होगा आपके पास। जिसने काइनेटिक्स अच्छे से पढ़ा है उसे ग्राफ बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। थोड़ा ऊंचा ले लेती हूँ मैं इसका कर्व, यस, ताकि ऐसा ग्राफ आएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यस, ये मैंने 3 टप्पे इसमें क्रिएट किए हैं। कितने टप्पे, 3 टप्पे। अब ये जो फर्स्ट है यहाँ का, ये जो पूरा का पूरा आपको फर्स्ट दिख रहा है वो क्या है, एट लो टेम्परेचर, सॉरी एट लो प्रेशर है। यस, एट लो प्रेशर। ये जो आपको ब्लैक से दिख रहा है वो क्या है, एट मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर पर है ये कहानी। एंड ये क्या है आपके पास, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। मैम एक सवाल है मन में, हाँ बोलो भाई। ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ये पूरी की पूरी क्या कहलाती है, ये सैचुरेशन टेम्परेचर, सैचुरेशन प्रेशर। ये क्या है आपके पास, सैचुरेशन प्रेशर उसे कहा जाता है। ओके, इतनी बातें क्लियर है। आप लो प्रेशर की अगर आप बात करोगे, लो प्रेशर की, तो इसका मतलब क्या है, या हम लिख सकते हैं एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1, के पी की पावर एन, इस तरह से लिख सकते हैं हम। ओके जी, अब ये जो एट लो प्रेशर है उसको मॉडरेट प्रेशर, उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1 बाई एन, के पी की पावर 1 बाई एन है। एंड ये जो हाई प्रेशर है उस पर क्या लिख सकते हैं हम, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी की पावर 0, के पी की पावर 0। अब देखो अगर किसी ने ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हाफ यानी nth ऑर्डर रिएक्शन, एंड ये क्या है 0 ऑर्डर रिएक्शन, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास आती है तो जब भी कभी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपने अगर अच्छे से पढ़ा है काइनेटिक्स में, मैंने केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक बहुत शुरुआती में ही करा दिया है, केमिकल काइनेटिक्स के टू द पावर 1 है, यानी कि किसे फॉलो करती है, काइनेटिक्स 1 को। जब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है, क्योंकि यहाँ पर एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1, यानी कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को यहाँ पर फॉलो करती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका ग्राफ कैसे होगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। देखो ये पूरी की पूरी मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, ग्राफ रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन है। ओके मैम, इतना हमें समझ गया है।
जब ये 1 to the power n था, यानी कि x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसकी पावर है 1 by n, यानी कि यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है। मैंने आपको ये भी बताया कि जब फ्रैक्शन में आता है तो उसका ग्राफ कर्व हो जाता है। देखो यहाँ पर एक कर्व हो चुका है आपके पास, ये क्या हो चुका है आपके पास, यहाँ पर ये कर्व हो चुका है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपके पास। यस, ये यहाँ से फिर से अच्छे से ऑब्जर्व करना, x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, p की पावर 0 है, यानी कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। किस रिएक्शन को, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है तो हमारे पास उसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। देखो ये मैंने स्ट्रेट लाइन ही बनाई है ऑलरेडी। यस, देखो यहाँ पर आपको एक एक चीज अच्छे से समझा दी है। मैम एक ही चीज बाकी है, दिस इज द सैचुरेशन प्रेशर, उसके बारे में भी बता दो। क्या है सैचुरेशन प्रेशर? अगर हम बात करें एट दैट पॉइंट, ये क्या है हमारे पास, पूरा का पूरा मॉडरेट प्रेशर है, मॉडरेट प्रेशर है। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम में हमारा क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। हमें हमारे दोस्त कहते हैं पेपर आ रहा है, हमें हमारे पेरेंट्स कहते हैं प्रेशर आ रहा है, तो हम उस प्रेशर से क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, कुछ ना कुछ स्टडी करते हैं ड्यू टू प्रेशर। इसी तरह से हमने अगर यहाँ पर अब प्रेशर बढ़ा दिया एट दिस पॉइंट अगर हमने यहाँ का प्रेशर बढ़ा दिया तो हमारा एब्सॉर्प्शन बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑलरेडी सैचुरेशन आ रहा है। इसके बाद हाई प्रेशर पर इतना ये वर्क नहीं करेगा, इसीलिए अगर प्रेशर इस स्टेज पर बढ़ाएगा तो ये यहाँ तक आ सकता है। लेकिन जहाँ पर सैचुरेशन हो रहा है उसके बाद ये कांस्टेंट हो रहा है, तो उसके बाद ये प्रेशर नहीं बढ़ाएगा। यानी कि एट द सैचुरेशन प्रेशर यहाँ पर हमारे पास कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर हाँ हम क्या लिख सकते हैं, साइड्स आर फुल्ली बिजी, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर है? ये हो गया आपका पूरा का पूरा फ्रेंडलिच आइसोथर्म। इसे क्या कहते हैं आप, फ्रेंडलिच आइसोथर्म। क्या कहते हैं, फ्रेंडलिच आइसोथर्म। इतनी बातें क्लियर है आपको? आई होप आपको सारी बातें क्लियर होगी। वॉच करना फुल वीडियो, अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग। सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टडी करना, बाय बाय।